नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर नगर निगम में भरत कश्यप नेता प्रतिपक्ष तो संतोषी बघेल उप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त। जन समस्याओं के समाधान और संघर्ष का किया ऐलान। जेजीयू में जबरन नमाज विवाद ने पकड़ा तूल, छात्रों ने जांच को बताया दिखावटी, प्रबंधन ने 13 अफसरों को हटाया। तारवार में आदतन अपराधी का गुंडागर्दी करते हुए वीडियो वायरल, चाकू लहरा कर दी जान से मारने की धमकी। सचिवों की हड़ताल से पंचायतों में काम ठप, सरकार ने रोजगार सहायकों को सौंपा मोर्चा, सरपंच हो रहे बेहाल। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर नगर निगम में निगम चुनाव के बाद पहली सामान्य सभा संपन्न हुई, लेकिन विपक्ष की ओर से किसी को भी सदन में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की घोषणा नहीं किए जाने से सामान्य सभा बिना नेता प्रतिपक्ष के ही संपन्न हुई। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ ने बुधवार देर शाम छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान कर दिया। बिलासपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के लिए भरत कश्यप के नाम पर सहमति प्रदान की गई है, वहीं उप नेता प्रतिपक्ष संतोषी रामा बघेल को बनाया गया है। अब ये दोनों सामान्य सभा में अपने पार्टी और पार्षद सहयोगी के साथ शहर के जनहित को मुद्दे को पटल में रखकर उसके समाधान का प्रयास करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद पार्षद भरत कश्यप ने कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है और वे इस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि शहर में व्याप्त समस्याओं को दूर करने वे लगातार महापौर और संबंधित विभाग के चेयरमैन और अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन के माध्यम से उसे पूरा कर भी करेंगे, जैसे शहर में सुविधाओं का विस्तार जारी है। संगठन के बड़े नेताओं द्वारा मुझे नगर निगम बिलासपुर का जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। साथ ही अपने सहयोगी पार्षद साथी उन सभी के साथ नगर निगम के जनहित के मुद्दों को लेकर के उठा करके सत्ता पक्ष के महापौर जी के साथ उनका समस्या का समाधान कराने की पूरा कोशिश करूँगा। देखिए, हम पूरा कोशिश करेंगे। पहले तो प्यार से, निवेदन से, महापौर जी से, कमिश्नर साहब से, उसके बाद भी जनहित पे कार्य नहीं होगा तो हम पूरे पार्षद साथी अपने मिल करके आंदोलन करेंगे उसके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपने पुराने कार्यकाल में बहुत सारे बोर कराए हैं और पानी का समस्या नगर निगम में बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्ला ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जहाँ समस्या है उसका हल कराएंगे, मिलके कराएंगे, सत्ता पक्ष के साथ मिलके जरूर कराएंगे। बिलासपुर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने भाजपा जिला कोर्ट में चुनाव याचिका लगाई है। याचिका में लिमिट से ज्यादा खर्च, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ऑब्जर्वर आयुक्त द्वारा लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। याचिका ईवीएम पर संदेह जाहिर करते हुए कहा गया कि एक समय पर ईवीएम से चुनाव कराया गया, वीवीपैट भी ईवीएम में नहीं था, जिससे वोट कितना किसे गया, मतदान करने वालों का वोट उसी में गया या कहीं और, ये पता नहीं चल पाया। ईवीएम की सुरक्षा शिकायत का भी जिला निर्वाचन ने कोई निराकरण नहीं किया। लिमिट से ज़्यादा 1,05,00,000 भाजपा के प्रत्याशी ने खर्च किया, जो निर्वाचन नियमों के विरुद्ध है। जाति प्रमाण पत्र और लिमिट से ज़्यादा खर्च करने को आधार बनाकर भाजपा प्रत्याशी एल पद्मजा का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है। साथ शासन के दबाव में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जिला कोर्ट ने सभी महापौर प्रत्याशी को जिला निर्वाचन के सभी अधिकारी, ऑब्जर्वर, आयुक्त को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक पक्षी कार्रवाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। बिलासपुर नगर निगम चुनाव अभी संपन्न हुआ था, उसमें बिलासपुर से महापौर के लिए एल पद्मजा पूजा विघानी जो महापौर निर्वाचित हुई है, उनके खिलाफ मैं कांग्रेस से महापौर का प्रत्याशी था और जाति का प्रमाण पत्र अवैध है और उचित नहीं होने के कारण हमने उसका जाति को चैलेंज किया है। साथ ही साथ तय सीमा जो 25 लाख रुपया तय था कि चुनावी खर्चा है, उसमें उन्होंने 1,05,00,000 रुपया चुनावी खर्चा किया है, जिसका विवरण सहित हम लोगों ने कोर्ट को दिया है। और कोर्ट ने हमारी बात सुनने के बाद में महापौर पूजा विघानी और जितने भी वहाँ पर बिलासपुर नगर निगम में प्रत्याशी थे सबको पक्षकार बनाए हैं। साथ ही साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिला कलेक्टर, ऑब्जर्वर और नगर निगम के चुनाव अधिकारी, इनको भी पक्षकार बनाकर मामला कोर्ट में दिए हैं और हमारे बात को कोर्ट ने सुनी है। आगे इसकी सुनवाई 5 मई को होगा।
नगर निगम के इतिहास में पहली बार राजस्व में 100 करोड़ वसूलने के करीब है। पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नगर निगम ने 31 मार्च तक समस्त राजस्व आय में 5% तक की वृद्धि करते हुए 90 करोड़ 11 लाख की वसूली की है। शासन द्वारा कर भुगतान में एक माह 30 अप्रैल तक दिए गए छूट के बाद ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 100 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी आरआई और एआरआई की मीटिंग लेकर 30 अप्रैल तक वसूली पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने संपत्ति कर, समेकित यूजर चार्ज, भूखंड, दुकान, नीलामी, किराए समेत अन्य स्रोत को मिलाकर 87 करोड़ की वसूली की थी, मगर इस साल पूर्व निर्धारित 31 मार्च तक 90 करोड़ 11 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के एनएसएस कैंप में हिंदू छात्र से जबरन नमाज पढ़ाए जाने के मामले में जांच जारी है। बुधवार को छात्रों के प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 48 घंटे में जांच पूरी करने की बात कही थी, लेकिन इस जांच को लेकर भी कई सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। सामाजिक सौहार्द के लिए जाने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों सांप्रदायिक रंग दिखाई पड़ने लगे हैं। इसकी शुरुआत कई माह पहले कवर्धा साझा क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष से हो चुकी है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान भी अब इससे अछूता नहीं रहा। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों से जबरदस्ती नमाज पढ़वाने का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। पूरे मामले में छात्रों का आरोप है कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित एनएसएस कैंप में 30 मार्च को ईद के दिन हिंदू छात्राओं को दबाव बनाकर जबरदस्ती नमाज पढ़वाई गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कैंप में 159 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से केवल 4 छात्र मुस्लिम समुदाय के थे। शेष 155 छात्र हिंदू धर्म को मानने वाले थे। एक और हैरान करने वाली बात यह भी है कि किस कैंप में शामिल एनएसएस कोऑर्डिनेटर और कोई भी प्रोग्राम ऑफिसर भी मुस्लिम समाज से नहीं आते। ऐसे में जो दबाव बनाकर नमाज पढ़ाने की जो बात सामने आई है वो बेहद गंभीर है। गरमाए मामले के बीच बुधवार को शिविर में शामिल छात्रों ने एबीवीपी और हिंदू संगठनों के साथ कुलपति कार्यालय का घेराव किया। लंबे आंदोलन के बाद कुलपति ने 48 घंटे के अंदर जांच पूरी करने की घोषणा भी की, जिसके बाद आज मामले की जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन अब इस जांच प्रक्रिया पर भी सवाल या निशान लगने लगे हैं। जांच में शामिल छात्र इसे स्क्रिप्टिंग इन्वेस्टिगेशन करार दे रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि इंडिविजुअली चर्चा के स्थान पर सभी छात्रों से सामूहिक रूप से चर्चा की गई। पहले से तय बिंदुओं पर भी सवाल किए गए। इसके साथ ही छात्रों ने पूरी जांच प्रक्रिया को प्रभावित किए जाने की आशंका भी जाहिर की है। जी, हमसे एक फॉर्म भरवाया गया है जिसमें 10 सवाल थे। उसमें अपना नाम लिखना था और विभाग का नाम लिखना था और अपना सिग्नेचर करना था। उसमें 10 सवाल थे कि क्या आपने नमाज पढ़ी, क्या आप स्वेच्छा अनुसार नमाज पढ़वाई गई है, और नमाज पढ़ाने वाले ऑर्डर किसने दिया है, ऐसा करके उसमें 10 सवाल पूछा गया है। और 4 बजे ये भी बुलाया गया है कि अगर आप कुछ अदर स्टेटमेंट देना चाहते हैं तब 4 बजे जरूर आइए। उसमें रूम नंबर 44 में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में डीएस राठौर सर ने हम लोग को बुलाया है। आज हम लोगों का एनएसएस ऑफिस में मीटिंग था 11 बज करके। 11 बजे हम लोगों को बुलाया गया था ऑफिसर के द्वारा, जो हमारे प्रोफेसर थे। उन्होंने बोला कि आप लोगों का मीटिंग है, जो भी कुछ हुआ है एनएसएस में आप लोगों को वहाँ पे कुछ बोलना है। लेकिन वहाँ पे देखा गया है कि स्क्रिप्ट दिया गया था, जिस स्क्रिप्ट में हम लोग उसमें सिर्फ लिखा गया था कि क्या आप वॉलंटियर हैं। जितना भी स्क्रिप्ट में किया था उसमें नो एरियस करके अपना ओपिनियन देना था उसमें। और उसमें ये भी बताया गया था किसी को इंडिविजुअल नहीं बुलाया गया है कि आप इंडिविजुअल किसी से पूछा गया है। उसमें जो भी क्रॉस क्वेश्चन था उसी में सबके साथ में पूछा गया है। कुछ बच्चे थे, वॉलंटियर थे, लीडर थे, बोल रहे थे कि हम नमाज नहीं कराया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नमाज नहीं किए हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नमाज किए हैं। जो बोल रहे हैं कि नमाज किए हैं, जिसमें 4 बंदे जो नमाज करवाए थे वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग नमाज करवाए हैं। और जो बोल रहे हैं लीडर, जो हमारे लीडर हैं, वो बोल रहे हैं कि नमाज नहीं कराया गया। और जाहिर सी बात है, फिर सर बोले हैं कि आप लोगों का 4 बजे फिर जिसको भी अगर जिसको पर्सनली अपना ओपिनियन देना है तो हमारे ऑफिस में आ सकता है। छात्रों ने बताया कि जब पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया तब वहां उनसे एक फॉर्म भरवाया गया, जिसमें पहले से कुछ सवाल लिखे हुए थे और इसके बाद रैंडम तरीके से किसी से भी सवाल पूछा गया, जिससे जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इस पर आप कुछ भी कह पाना उचित नहीं है। जब जांच पूरी होगी तभी दोषी तय पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मामले को गरमाता देख एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और अन्य 12 विभागों के प्रोग्राम ऑफिसर को भारमुक्त कर दिया है। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि इस कार्रवाई का विवाद से कोई लेना देना नहीं।
है। इसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष कन्वेनर जो है वो प्रोफेसर बिशन सिंह राठौर जी हैं और वो अपनी कार्यवाही को कर रहे हैं। चूँकि ये संवेदनशील है मसला, इसलिए वो बहुत सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का पालन करते हुए वो अपनी जांच को पूरा कर रहे हैं। इस आरोप के बारे में कुछ टिप्पणी उचित नहीं है, मगर हम लोगों को जो ज्ञात है, पूरा विश्वविद्यालय तथ्य को जानने के लिए संकल्पित है कि वास्तव में क्या घटना हुई। उस घटना के अन्वेषण के लिए जो भी कार्रवाई होगी वो सब की जा रही है। इस मामले के गरमाने की शुरुआत छात्रों के थाने में शिकायत के बाद हुई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन से जवाब मांगा था और अब जांच रिपोर्ट का इंतजार पुलिस भी कर रही है। लेकिन अब जांच पर लग रहे सवालिया निशान ने जांच रिपोर्ट को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। रेलवे के निर्माण और समस्त कार्यों के चलते दिनों बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की जा रही है। इसका सीधा असर यात्रियों के आवाजाही पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन अब जनरल टिकट काउंटर की तस्वीर भी बदल गई है। पहले जहां यात्रियों की लंबी कतारें दिखाई देती थी, अब स्टेशन परिसर में टिकट खिड़कियां खाली पड़ी नजर आ रही है। यात्रियों की घटती संख्या के चलते रेलवे को जनरल टिकटों से मिलने वाला राजस्व भी प्रभावित हुआ है। रोजाना हजारों यात्रियों की भीड़ वाले काउंटर अब सुने सुने लगते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अब तक ट्रेनों की संख्या सामान्य नहीं होती, तब तक ये गिरावट बनी रह सकती है। छत्तीसगढ़ के रेलवे नेटवर्क में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। खरसिया से धर्मजयगढ़ तक रेल कॉरिडोर अब बनकर तैयार है, जिसे छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CRCL द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने प्रेस से खास बातचीत में कई अहम जानकारियां साझा की। बिलासपुर रेल मंडल के अधीन तैयार हुए इस कॉरिडोर से औद्योगिक परिवहन को जबरदस्त गति मिलेगी। GM तरुण प्रकाश ने बताया कि अब अगला लक्ष्य गेवरा रोड से पेंड्रा रोड तक बनने वाली डबल लाइन है, जो छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड CEWRL के तहत बन रही है। इस प्रोजेक्ट को अगले 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अन्य छोटे बड़े रेल प्रोजेक्ट को 2026-27 तक पूरा करने की योजना है। देखिए, रेल कॉरिडोर में एक जो खरसिया से धर्मजयगढ़ का कार्य था, जो कि CERL कर रही थी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड कर रही थी, वो तो उन्होंने अपना पूर्ण कर लिया है। अब जो उनका गेवरा से एक उनको डबल लाइन बनानी है पेंड्रा रोड तक, CEWRL जो छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड है, उस पर उनका काम तेजी से चल रहा है और 1 वर्ष के अंदर उसको जरूर पूरा हो जाना चाहिए। उस पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो और उनके छोटे मोटे बचे हुए कार्य हैं, वो भी 26-27 तक सभी कंप्लीट हो जाने चाहिए। इन परियोजनाओं को पूरा होने से राज्य में न केवल रेल संपर्क बेहतर होगा, बल्कि माल परिवहन की क्षमता में भी बड़ा इजाफा होगा। सरकार द्वारा आयोजित की जा रही एग्जीबिशन और कार्यक्रम के जरिए जनता को बताया जा रहा है कि कैसे ये बदलाव उनकी जिंदगी आसान बना रहे हैं। देखिए, जो सैंक्शन प्रोजेक्ट हमारे कई सारे, जैसे आपको माननीय मंत्री जी ने बताया, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी हमारी DPR लोग अपनी बना रहे हैं नई रेल लाइनों की और सबमिट कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी स्वीकृति हमको प्राप्त होती जाएगी, उस पर वैसे वैसे हम लोग अपना इसमें एग्जीक्यूशन का कार्य तुरंत स्टार्ट करते जाएंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे परिवर्तन छत्तीसगढ़ को देश में प्रमुख रेल नेटवर्क में खास स्थान दिला रहे हैं। इससे न सिर्फ राज्य के औद्योगिक विकास को दिशा मिलेगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा भी प्राप्त होगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जिले में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक अवनीश कुमार शरण ने 3 दृष्टि बाधित स्कूली बच्चों को मोबाइल फोन, कीबोर्ड और OTG केबल प्रदान किए। ये सहायक उपकरण समग्र शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क दिए गए, ताकि बच्चे डिजिटल माध्यम से अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से जारी रख सके। लाभान्वित बच्चों में शुभम सूर्यवंशी पूर्व माध्यमिक शाला मंगला, अनुष्का पूर्व माध्यमिक शाला हरदीकला विकासखंड बिला और निशा मरावी प्राथमिक शाला खरगहनी विकास कोटा शामिल हैं। इन बच्चों और उनके रिसोर्स पर्सन को 24 से 26 अप्रैल तक रायपुर में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से पढ़ाई के तरीके सिखाए जाएंगे। इस अवसर पर कलेक्टर ने बच्चों से संवाद कर उनके पढ़ाई और अनुभव की जानकारी ली। साथ ही शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटरों को बच्चों के साथ संवेदनशीलता और समझदारी से कार्य करने की हिदायत दी गई। कार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक, सहायक कार्यक्रम समन्वयक, BRP स्पेशल एजुकेटर, पालक भी मौजूद रहे। गर्मी के साथ पेयजल की समस्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या कुछ ज़्यादा है। तमाम प्रयास के बाद भी प्रशासन का ध्यान अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या की तरफ नहीं है।
जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में निस्तारी के लिए पानी को लेकर त्राही त्राही है। बावजूद इसके शासन प्रशासन सुशासन त्योहार में मस्त है। कांग्रेस नेता अंकित गोरोहा ने कहा कि यदि प्रशासन ने पेयजल की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो जनता के साथ व्यापक स्तर पर अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता और जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष अंकित गोरोहा ने ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर चिंता जाहिर की है। अंकित ने कहा कि सचिव की हड़ताल के कारण पंचायत में चुनकर आए जनप्रतिनिधि जनता की परेशानियों का निदान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन भी हाथ पर हाथ रख के बैठा है। अधिकारियों को लगता है कि सुशासन त्योहार मना लेने मात्र से जनता की पेयजल समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। चिंता जाहिर करते हुए अंकित ने करीब 2 पखवाड़े से सचिव हड़ताल पर है। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण जनता का हाल बेहाल है। अधिकारी सुशासन त्योहार में व्यस्त हैं, इसके चलते पेयजल की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस वर्ष मार्च के शुरुआत से ही बिलासपुर ज़िले में पानी की काफ़ी विकट समस्या है। पहले शहरी क्षेत्र में, फिर धीरे धीरे अब लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहर से लगे भी कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां पानी की समस्या विकट है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान में सचिव हड़ताल में है, जिसके कारण वहां पे जो स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वह पानी की उचित व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। न ही नल में जोड़ने के लिए शासन के द्वारा पाइप उपलब्ध कराया जा रहा है। जो बोर सूखे हैं उनको में भी गहरीकरण की आवश्यकता है, वो भी संभव नहीं। और स्थिति इतनी दयनीय है कि जो सरपंच सक्षम हैं वो अपने खुद से धनराशि खर्च करके टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं, या आसपास का कोई पंप संचालित है तो ग्रामीण वहाँ कतार लगा के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखदायी है। और अगर ऐसी स्थिति रही ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर जो हमारे सचिव भाई हैं जो हड़ताल में रहें, तो आने वाला समय निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत गंभीर होगा और स्थानीय ग्रामीणों को पानी के लिए विकट समस्या का सामना करना। नाराज ग्राम पंचायत सचिव अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इसका सीधा असर जनता जनार्दन पर दिखाई दे रहा है। हाल बेहाल जनता पानी समेत अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। प्रदेश में मोदी गारंटी फेल होती दिख रही है, मतलब मोदी गारंटी अब नारा बनकर रह गया है। पंचायती राज व्यवस्था का हाल बेहाल है, जिसका परिणाम ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाली जनता भुगत रही है। बेलतरा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के सेमरा, भरारी, परसदा, सिंघरी, पोसरा, बेमानगुई, डगनिया, खैरा, पिंडरवा, बांका, कोरबी, सीस समेत दर्जनों गांव में जल स्तर नीचे चला गया है। मोटर पंप, बोर, नल सूख गए हैं। सरपंच और ग्रामीण क्षमता के अनुसार टैंकर से पानी ला रहे हैं। दूर क्षेत्र से नल और बोर में पाइप लगवाकर समस्या का जैसे तैसे सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या जिला प्रशासन को नहीं दिखाई दे रही है। सचिव हड़ताल के कारण ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पॉल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर निगम के द्वारा इन दोनों शहर में बाईपास सड़कों का निर्माण कर ट्रैफिक के दबाव को कम करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से अरपा किनारे सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे शहरवासियों को एक वैकल्पिक सड़क मिल सके। लेकिन देखा गया है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी अब भी यह सड़क पूरी नहीं हो पाई, जिससे राहगीरों को वैकल्पिक सड़क की सुविधा नहीं मिल पा रही। नया अरपा पुल से रपटा पुल तक सड़क का निर्माण होना है, लेकिन अब तक केवल सड़क के एक हिस्से का निर्माण हो पाया है, जबकि बाकी हिस्से का काम बाकी है। अब ऐसी बातें सामने आ रही कि सड़क के लिए जो राशि स्वीकृत हुई थी वो पूर्ण रूप हो चुकी है और अब बाकी कार्य के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। यही वजह है कि सड़क निर्माण का काम मौजूदा समय में बंद हो गया। ऐसे में अब सड़क निर्माण को लेकर अनिश्चितताओं को दौर देखा जा रहा है। लेकिन बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के महाप्रबंधक और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार का मानना है कि सड़क निर्माण के लिए जो समय सीमा तय की गई थी उस समय अवधि में ठेकेदार के द्वारा काम पूरा नहीं किया है। इसकी वजह से उन पर पेनाल्टी भी लगाई गई है। वहीं अब नए सिरे से सड़क का रिवाइज किया जा रहा है और संबंधित ठेकेदार को नई समय सीमा दी जाएगी, जिसके अंतर्गत उसे कार्य को पूरा करना होगा। जो स्मार्ट सिटी से 2 रोड जो स्वीकृत थे, जो हमारे अरपा लेफ्ट और राइट में थे, उसमें एज पर डीपीआर जो है उसमें पूरी राशि जो स्वीकृत नहीं हुई थी। जो राशि स्वीकृत हुई थी उसमें ठेकेदार के द्वारा डिले किया गया। इस डिले के कारण उस पर लगभग 36 लाख प्लस का पेनाल्टी लास्ट वीक किया भी गया है। पुनः उस काम को पेनाल्टी के उपरांत चेक कराने के उपरांत कार्य स्टार्ट करा दिया जाएगा। 1 सप्ताह में काम स्टार्ट भी हो जाएगा। ऑलरेडी पेनाल्टी उस पर कर दिया गया है। यदि फ्यूचर में लगता है कि जो वर्क उसको एक्सटेंशन दिया गया है उसमें फर्दर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, उसके द्वारा डिले किया जा रहा है, तो फर्दर पेनाल्टी के प्रावधान हमने अपने पास सेफ रखा हुआ है। देश भर में किसानों और जल संसाधनों से जुड़े क्षेत्रों के लिए राहत की खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें जून से सितंबर के बीच सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है।
विभाग के मुताबिक इस साल मानसूनी बारिश लंबी अवधि औसत का करीब 105% रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत महासागर में ला नीना जैसे संकेत मिल रहे हैं जो मानसून को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं हिंद महासागर डिपोल की स्थिति अभी तटस्थ बनी हुई है। इसके साथ ही यूरेशिया और उत्तरी गोलार्ध में जनवरी से मार्च के बीच बर्फ की चादर सामान्य से कम रही, जो भारत में बेहतर मानसूनी वर्षा का संकेत माना जाता है। इन सभी संकेतों के आधार पर यह भरोसा जताया जा रहा है कि इस बार बारिश औसतन बेहतर होगी। स्थानीय वितरण के लिहाज से देखें तो उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी देश में सामान्य से ज़्यादा वर्षा के आसार है। इसका सीधा फायदा खेती किसानी, जल भंडारण, हाइड्रो पावर उत्पादन जैसे क्षेत्रों को मिलेगा। मई के आखिरी के एक और विस्तृत अपडेट जारी होगा जिसमें मानसून की सटीक तस्वीर और साफ हो सकेगी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।